जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी की अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक पूरा सेट हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इस सेट में साथियों आप लोग क्या क्या देखेंगे, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले हिंदी, उसके बाद जीके, उसके बाद करंट अफेयर, फिर रीजनिंग और फिर साथियों यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। तो क्या आप अपनी परीक्षा को क्रैक करने के लिए तैयार हैं? अगर आप ऐसा मानते हैं तो आज के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और जो हिंदी के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं, मुझसे पहले आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हिंदी बेहतर है और आप हिंदी में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो आज की हिंदी के 20 सवालों में से कुछ नहीं 14 सवाल तो आप लोग करके रहिएगा। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचारिए और इसका आंसर मुझे बताइए कि जो बिना वेतन के कार्य करे उसको क्या कहा जाता है। उसको आधुनिक थोड़ी ना कहेंगे, उसको सामूहिक भी नहीं कहेंगे, उसको अवैतनिक कहा जाएगा। यानी कि जो वेतन के साथ काम करे उसको वैतनिक कहा जाएगा और जो बिना वेतन के कार्य करे उसको अवैतनिक कहा जाएगा। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर संवैतनिक लिखा हुआ, इसका मतलब होता है एक समान वेतन पाने वाले को संवैतनिक कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, आयात। आयात, मान लीजिए कहीं से कोई चीज आई है तो उसको आयात कहा जाएगा, और कहीं आप भेज रहे हो तो उसको निर्यात कहा जाएगा। तो इस प्रकार आयात का विलोम निर्यात और निर्यात का विलोम आयात हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है। देखिए, ग्रह को गगन नहीं कहते हैं, वसन नहीं कहते हैं, कुटीर नहीं कहते हैं, निकेतन कहा जाता है। तो ग्रह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निकेतन हो जाएगा। जो सप्ताह में एक बार होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, जो वर्ष में एक बार होता है उसको वार्षिक कहा जाएगा, जो महीने में एक बार होता है उसको मासिक कहा जाएगा, और जो 15 दिन में एक बार होता है उसको पाक्षिक कहा जाएगा। लेकिन जो सप्ताह में एक बार होता है उसको साप्ताहिक कहा जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो दाल गलना मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। यानी कि ये मुहावरे का मतलब क्या होता है? नुकसान होना। दाल गलने का मतलब युक्ति सफल होना। दाल गलना मतलब काम बन जाना, है ना। तो मैं कहूंगा साथियों युक्ति सफल होना, यानी कि आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। शाश्वत का आपसे विलोम पूछा जाता है, क्या होगा? देखिए, अनंत का विलोम अंत होता है, अनादि का विलोम साथियों आदि होता है, लेकिन अगर शाश्वत के विलोम की अगर हम बात करें तो नश्वर होता है। तो जिनका भी आंसर ए था तो बिल्कुल सही था। साथियों, अगर वीडियो का अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। और बताइए इसका जवाब क्या होगा? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको यहां पर करना है कि बाढ़ पीड़ित कैसे लिखा जाता है। देखिए, ये गलत है ना, ये भी गलत है। मैं कहूंगा बाढ़ पीड़ित जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, देश को से बचना चाहिए, यानी कि देश को अतिथियों से बचना चाहिए, सज्जनों से बचना चाहिए, हरिश्चंद्रों से बचना चाहिए या जयचंदों से बचना चाहिए। तो खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? जयचंद शब्द आएगा, यानी कि देश को जयचंदों से बचना चाहिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेमातुर कैसे लिखा जाता है, ऐसे 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 या ऐसे। तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है, और ये डिक्टो सवाल आपसे पूछा जाएगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि वैर का पर्यायवाची क्या होता है। वैर का पर्यायवाची लड़ाई होता है, या सतु विद्वेष होता है, विद्रोह होता है, झगड़ा होता है। तो मैं कहूंगा विद्वेष शब्द का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं वैर होता है, यानी कि राइट आंसर आपका जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सातु बी बनेगा। ठीक है ना। चलिए,
उसके बाद देखिए गांठ बांधना, इस मुहावरे का मतलब एक बार मुझे बता दीजिए। क्या इसका मतलब होता है गांठ दिखने पर स्मरण होना नहीं, गांठ में पैसे बांधना नहीं, अच्छी तरह याद। बिल्कुल कहते नहीं है बड़े बूढ़े, कहते हैं मेरी इस बात को गांठ बांध लो, यानी कि अच्छी तरह इसको याद कर लो मेरी इस बात को। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले आयुष्मान, आपको बताना है कैसे लिखा होता है। जगह जगह पर लिखा होता होगा आयुष्मान, है ना। तो आयुष्मान कार्ड वगैरह जो होता है उसमें आयुष्मान की जो वर्तनी कैसे लिखी जाती है, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि आदि शब्द का पर्यायवाची बता दीजिए क्या हो सकता है। तो आदि का पर्यायवाची इसमें से अभ्यस्त हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि गुड़ गोबर कर देने का मतलब क्या होता है साथियों, गुड़ और गोबर को मिला देना नहीं, गुड़ को गोबर में बदलना नहीं, काम सुधार देना नहीं साथियों, काम बिगाड़ देने को कहा जाता है। भाई ये तो तुमने सारा गुड़ गोबर कर दिया। राइट आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। जो वर्ष में एक बार होता है, मैंने आपको अभी बताया था, जो वर्ष में एक बार होता है उसको वार्षिक कहा जाता है ना। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। दैनिक किसे कहते हैं, जो दिन में एक बार होता है उसको दैनिक कहा जाएगा, और जो पक्ष में एक बार होता है उसको पाक्षिक कहा जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि पीकदान कैसे लिखा जाता है। ये पिकदान लिखा हुआ है, ये पीकदान लिखा हुआ है। पीकदान की अगर बात करें जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, आपसे कह रहे हैं कि रुधिर का साथियों पर्यायवाची बता दीजिए क्या हो सकता है। तो रुधिर को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, रक्त तो कहते हैं। रुधिर को क्या कहा जाता है, रक्त कहा जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि चाकू से फल काट दो, यानी कि यहां पर खाली जगह है। चाकू से फल खिला दो, धो दो, फाड़ दो, क्या होना चाहिए, चाकू से फल काट दो, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों निरामिष शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निरामिष शब्द का विलोम, तो निरामिष देखिए विष की अगर बात करें, विष का विलोम क्या होता है, अमृत होता है विष का विलोम। आवेश का विलोम क्या होता है, अनावेश होता है। और निरामिष की बात हम करें तो निरामिष का विलोम साथियों सामिष होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप 100% क्रैक करना चाहते हैं एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा, तो आपको कुछ चीजें पढ़ना चाहिए। अगर आप इन चीजों को पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो मेरा मानना है पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। पहली पीडीएफ आपको दी जा रही है 10 मॉडल पेपर की। एक मॉडल पेपर में हिंदी भी होगी, जीके भी होगी, रीजनिंग भी होगी, मैथ्स भी होगी। और उसके अलावा दूसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू में से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और उसके अलावा तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर की, है ना। 2026 भी 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होंगे। तो साथियों और एक बात मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है, उसके नीचे ही उसका सोल्यूशन है। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जितना भी समय आपके एग्जाम में बचा है इन पीडीएफ को देखिएगा, इन क्वेश्चंस को देखिएगा। मेरा मानना है पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। टारगेट सिलेक्शन ऐप को डाउनलोड करके भी साथियों ले सकते हैं, पेमेंट करवा के भी आप लोग वहां से जो है डाउनलोड करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा जब आपका पेमेंट कट जाएगा 45 रुपीज का। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि गुप्त का विलोम एक बार मुझे बता दीजिए। देखिए प्रसार का विलोम अगर आपसे पूछे तो आपको संकोच बताना है। प्रसार का विलोम संकोच हो जाएगा। और प्रच्छन्न की अगर बात करें, प्रच्छन्न का विलोम साथियों प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन गुप्त का विलोम अगर आपसे पूछे तो प्रकट आपको बताना है। अगला सवाल देखिए, तो अब साथियों हिंदी के सवाल हो गए। अब हम लोग जीके और करंट अफेयर के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना, तकनीकी प्रगति पर नजर रखना, पर्यावरणीय स्थिरता का मूल्यांकन करना, या आर्थिक प्रदर्शन को मापना। मैं कहूँगा समान विकास सूचकांक का जो मुख्य लक्ष्य है वो व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको ये ध्यान रखना है 1992 में ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, यानी कि योगक्षेम वहाम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? तो ये साथियों भारतीय जीवन बीमा निगम का एक आदर्श वाक्य है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, योगक्षेम वहाम्यहम, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, आपसे कहा जा रहा है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त करके उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही को क्या कहा जाता है? इसको ही कहा जाता है नोटबंदी, डेमोनेटाइजेशन इसको कहा जाता है, इसको ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन बने थे, जिसे तत्समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था? तो क्या आपका जवाब होगा बी एन लाहिड़ी? आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आंदोलन को आवश्यक प्रोत्साहन मिला? तो कब ऐसा हुआ? 1948 में ऐसा हुआ, यानी कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आंदोलन को आवश्यक प्रोत्साहन मिला। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछी जा रही कि आरडीएक्स को पूर्ण रूप में क्या कहेंगे, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है, एक बार बताइए। तो रॉ डिटोनेशन एक्सप्लोसिव होगी, नहीं। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सपेंशंस होगी, नहीं साथियों। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होगी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सप्लोसिव वाला, यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव ही आरडीएक्स की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद देखिए, कॉफी का मूल स्थान कौन सा देश है? तो कॉफी का मूल स्थान जो है ना साथियों वो इथियोपिया है। इथियोपिया आपके सवाल का जवाब होगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल। उसके बाद देखिए, 1 जूल प्रति सेकंड का मान क्या होता है? तो 1 वॉट होता है। 1 जूल प्रति सेकंड का मान क्या होता है? 1 वॉट होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, वायुमंडल में कार्बन किस रूप में विद्यमान है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विद्यमान है साथियों, कार्बन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? चंडी प्रसाद भट्ट को, सुंदरलाल बहुगुणा को, मेधा पाटकर को या अरुंधति राय को? देखिए इन दोनों को ही किया गया था, लेकिन इनको किया गया था 2005 में और इनको किया गया था साथियों 2009 में। तो पहले किसको किया गया था? चंडी प्रसाद को किया गया था। तो चंडी प्रसाद आपके सवाल के जवाब हो जाएंगे। कुकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैजिक कुकी से हुई है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। अभी हाल फिलहाल की बात है, यानी कि करंट अफेयर के सवाल अब आपके सामने से गुजरेंगे। तो किसे? मैं कहूंगा बेंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ये आपके एग्जाम में आएगा, याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए, भारत और किस देश ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने साथियों किए हैं? भारत और यूएई ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद देखिए, यूएई और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है साथियों कि यूएई और तेलंगाना राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है। उसके बाद देखिए, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र ये कहाँ पर खोला गया है? तो साथियों मुंबई में खोला गया है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र। उसके बाद देखिए, किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो ये काम किया है असम राज्य ने, यानी कि असम राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी कि कहाँ राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है? तो ये रुड़की में हुआ है। राइट आंसर आपका ए होगा।
किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। इनका नाम है अमेलिया वाल्डवर्डे और ये लेडीज हैं और इनको ही भारतीय महिला फुटबॉल टीम कोच का आपको ध्यान रखना है साथियों, कोच नियुक्त किया गया है भारतीय महिला फुटबॉल टीम का, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? लक्ष्य सेन ने लिया? नहीं साथियों, साइना नेहवाल ने ही, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं साथियों और इन्होंने भी हाल फिलहाल में संन्यास की घोषणा की। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, किस टीम ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ टीम की अगर बात करें, इस टीम ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती, बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद साथियों यहां से आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, सभी क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के हैं। तो एसएससी जीडी की परीक्षा में के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ऐसे ही आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, तो आपके पहला सवाल पूछा जा रहा है, कह रहे कि काले को लाल कहते हैं, लाल को सफेद कहते हैं और सफेद को भूरा कहते हैं, और भूरे को पीला कहा जाता है, पीले को नीला कहते हैं और नीले को हरा कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि दूध का रंग क्या है। भाई साहब, दूध का रंग जो होता है वो सफेद होता है, लेकिन यहां पर सफेद को क्या कहा गया है? यहां पर सफेद को भूरा कहा गया है। तो सफेद को भूरा कहा गया है, तो भूरा आपका जवाब होगा। भूरा कहां पर है? भूरा ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि अंकित प्रियंका के पुत्र का भाई है। तो अंकित का प्रियंका से क्या संबंध होगी, यानी कि प्रियंका क्या कहेंगी अंकित को? देखिए, यहां पर एक सीधी सी बात कही गई है कि प्रियंका के पुत्र का भाई होगा ये अंकित। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रियंका का पुत्र कौन होगा, प्रियंका का पुत्र ये हो जाएगा, प्रियंका के पुत्र का पुत्र, तो प्रियंका का पुत्र और फिर उसका पुत्र ये, और फिर इस पुत्र का जो है ना ये भाई होगा, ये कौन होगा? ये अंकित होगा। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि ये प्रियंका क्या कहेंगी इस अंकित को? तो अपने बच्चे के बच्चे को क्या कहा जाता है साथियों? पोता कहा जाता है। तो पोता कहा जाता है मतलब अपने लड़के के लड़के को पोता कहा जाता है, तो पोता आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल साथियों डायरेक्शन का सवाल आ चुका है यहां पर, तो इसको भी साथियों आप लोग देख लीजिए। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि दो महिलाएं हैं साक्षी और प्राक्षी, एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं। साक्षी पश्चिम की तरफ 3.5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं साथियों इसको। देखिए, एक बिंदु, वो बिंदु क्या हो जाएगी? मान लीजिए वो बिंदु ये है, यहां से चलना शुरू कर दें, यानी कि साक्षी पश्चिम की ओर 3.5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो पहले सबसे हमने 3.5 किलोमीटर ये आगे आ गई और यहां पर आ गई साइकिल चलाती हुई, करेगी फिर ये दाएं मुड़ जाती हैं और 7 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाती हैं। 7.5 चल गई, 7 किलोमीटर चल गई। यानी कि प्राक्षी जो कि अभी यहां पर है, ये तो साक्षी चल रही, भाई साहब प्राक्षी अभी यहीं पर मौजूद है। प्राक्षी पूर्व की तरफ 1 किलोमीटर साइकिल चलाती है, तो ये यहां से यहां पर आ गई, ठीक है। और उत्तर की तरफ मुड़कर 7 किलोमीटर चलती, उत्तर की तरफ मुड़कर 7 किलोमीटर चलते, यानी कि ये अब ये यहां पर है और ये यहां पर, दोनों 7 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि अपने दाएं मुड़ जाती। ये प्राक्षी अपने दाएं मुड़ जाती है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करती। ठीक है, ये यहां पर आ गई, 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। यानी अब साक्षी के संबंध में प्राक्षी कहाँ है? तो प्राक्षी भाई साहब यहां पर है ना, सॉरी प्राक्षी नहीं है, पहले कौन चली थी? ये साक्षी होंगी, ये साक्षी हो जाएंगी और ये प्राक्षी हो जाएंगी। तो देखिए कितनी दूरी की अगर बात करें तो ये दूरी कितनी होगी पता? जब ये दूरी 3.5 है तो ये दूरी 3.5 होगी प्लस 2, तो 4.5, 5.5 यानी कि 5.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। और ये कौन सी दिशा है इधर देखेंगे तो ये पूर्व दिशा है। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि 5.5 तो नहीं लिखा हुआ यहां पर, एक सेकेंड, सॉरी 5.5 नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने गलत कर लिया, पता क्या गलत कर लिया?
यहाँ पर अगर बात करें, ये यहाँ से चली थी ये यहाँ तक के लिए, फिर ये 1 किलोमीटर ये भी तो चली है प्राक्षी, तो 3.5 और 1, तो ये तो टोटल हो गई 4.5, और फिर 2 ये, यानी कि ये टोटल जो दूरी हुई है ये 4.5 हुई है, और ये टोटल जो है 2, तो 4.5 और 2 कितना होता है 5.5, 6.5, यानी कि 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है साथियों, 6.5 किलोमीटर। तो 6.5 किलोमीटर और पूर्व दिशा आपका जवाब होगा। कहां पर लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन है, ये पासे वाला सवाल है, और पासे वाला सवाल साथियों आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक सवाल कम से कम, 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं, एक सवाल तो आना निश्चित तौर पर तय। देखिए आपको कहा जा रहा है कि इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक है, यानी कि इस सतह पर कौन सा अंक है, यहां पर कौन सा होगा, यहां पर कौन सा होगा, जो सबसे जमीनी स्तर वाली है, जो जमीन से सटा हुआ है साथियों, है ना, वो आपको बताना है कि कौन सा नंबर यहां पर होगा। देखिए 4, अच्छा ऊपर सब में 4 है, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4 है ना, यहां पर 3 है और 6 है। अच्छा यहां पर जब 3 गया है तो जाहिर सी बात है 6 इधर कहीं को हो जाएगा, है ना। उसके बाद साथियों 2 यहां से यहां पर आया है, तो मैं कहूंगा साथियों 1 यहां पर होगा। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जमीनी स्तर पर नीचे जो आपसे पूछा गया है कौन सा अंक होगा, 4 नहीं हो सकता, 3 और 6 भी नहीं हो सकता, तो 3 भी कट गया, 6 भी कट गया। उसके अलावा 2 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता, 3 पहले लिख दिया, 2 मैंने अब लिख दिया, 2 लिख चुका हूं, 1 भी नहीं हो सकता, यानी कि ये सारे तो नहीं हो सकते। और आपको बताया कि पासे पर 6 ही नंबर होते, 1 2 3 4 5 6, तो 1 भी लिख दिया, 2 भी नहीं हो सकता, 3 4 5 नहीं लिखा, यानी कि 5 सातों यहां पर होगा, और सभी पासों में जो होगा वो 5 5 5 ही होगा। तो 5 5 5 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक ट्रिक से भी बताऊंगा और एक फॉर्मूले से भी बताऊंगा। पहले फॉर्मूले से हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 8:40 पर दोनों सुइयां, यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 10 डिग्री का, 22.5 डिग्री का, 20 डिग्री का या 50 डिग्री का। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है, घड़ी का कोई भी समय आपको दे दिया जाए, दोनों सुइयों के बीच का कोण आपसे पूछे, तो एक सूत्र लगा देना। क्या लगाना है साथियों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए 60 गुणा घंटे, है ना, 60 गुणा घंटे डिफरेंस, और एक तरीके से अगर बात करें 11 गुणा मिनट, 11 गुणा मिनट बटे 2, 2 से भाग दे देना। अब यहां पर 60 तो लिख दिया, घंटे क्या है भाई साहब, ये 8 घंटे ही तो 8 आ जाएगा। डिफरेंस 11 लिखा हुआ है, मिनट की अगर बात करें तो 40 मिनट है, यानी कि गुणा 40 आ जाएगा, बटे 2 चल रहा है, 2 आ जाएगा। 6 अट्ठे 48, यानी कि 480 डिफरेंस, ये क्या आ जाएगा 440 आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 480 में से 440 जाएगा, 40 बचेगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा, इससे कट करोगे तो 20 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 20 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो हो गया सातों फॉर्मूले से। लेकिन अगर ट्रिक से करना हो तो ट्रिक से सातों इसको ऐसे करेंगे। देखिए ये जो समय होना चाहिए ना, जो समय दिया गया हो, समय का अनुपात 1:5 होना चाहिए या 1:6 होना चाहिए। जैसे कि अगर इसको कट करोगे 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो 1:5 आ रहा है। या समय अगर ऐसे होता, देखिए 2:20, तो क्या अनुपात आता? 1:, नहीं ये तो गलत हो गया, क्या आता साथियों? 4:20 अगर हो रहा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, देखिए वही अनुपात आया। तो अनुपात अगर 1:5 या 1:6 आए तो कुछ नहीं करना, ये जो मिनट लिखे होंगे ना, इसको आपको 2 से भाग कर देना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगी। देखिए वही है 20 डिग्री। देखिए अगला सवाल कह रहे कि 8 खिलाड़ी हैं, अनिल, कमर, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, पर तो जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों।
तो 8 लोग हैं सातों, 8 लोग बना लेते। एक मेज हमने यहाँ पर बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 लोग की बैठने की जगह हमने बना ली। उसके बाद कह रहे हैं कि संजय जो है ना अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अनिल को आप कहीं पर बना लो। अनिल को अगर मान लीजिए हम यहां पर बना लेते हैं, सवाल आपसे कहा जा रहा है कि अनिल के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर संजय बैठा है, यानी कि संजय यहां पर बैठेगा, यही तो होगा साथियों, बाएं से दूसरा। उसके बाद कहा जा रहा है अनिल के दाएं ओर से चौथे स्थान पर राहुल है। तो अनिल का दाएं चौथा क्या होगा, ये तो ये होगा 1 2 3 4, तो चौथा क्या हो जाएगा, राहुल बैठ जाएगा, यानी कि यहां पर जो होगा वो राहुल बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि राम जो है ना, राम राहुल या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि राम कहाँ नहीं बैठ सकता, राम राहुल के आजू बाजू नहीं बैठ सकता और संजय के आजू बाजू भी नहीं बैठ सकता। तो बचा क्या सातु जगह, सिर्फ यही जगह बची, यानी कि राम यहां पर आ जाएंगे। यानी कि आकाश राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो आकाश की अगर हम बात करें, राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर एक सेकेंड, राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कैसे हो सकता है साधु, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी देखते हैं, मैं इसको देखता हूं। यानी कि कमल विवेक के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, कमल जो है ना ये विवेक के, कमल विवेक के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। देखिए अगर हम विवेक को यहां पर बैठा ले तो फिर यहां पर हो जाएंगे, कमल नहीं। तो अगर विवेक को हम यहां पर बैठालते, विवेक की अगर बात करें हम यहां पर बैठा ले, तो विवेक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कमल, यानी कि कमल साहब जो है वो यहां पर आपके बैठ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और देखिए जरा, अच्छा यहां पर रामू कर दिया, ध्यान दीजिए, ये रामू कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये रामू ही होंगे, है ना, क्या होंगे, रामू ही होंगे। तो रामू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आकाश बैठे हैं, तो ये तो राम हो गए, यहां पर रामू बनेंगे। रामू के दूसरे स्थान पर कौन बैठेंगे, आकाश साहब, यानी कि आकाश यहां पर बैठेंगे। तो 8 के 8 बैठा दिए। कहा जा रहा है कि रामू के दाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो रामू के दाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन है सातु, विवेक है, यानी कि विवेक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए और इस सवाल का आंसर मुझे बता दीजिए। कहने के 7 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें प्रत्येक की उम्र अलग अलग है। 5 केवल 2 से बड़ा है, ये है ना, 5 केवल, देखिए कितने लोग हैं, 7 लड़के हैं, ठीक है, 7 लड़कों की जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 और एक ऊपर रख लीजिए 7, ठीक है। आपसे कहा गया है 5 जो है ना केवल 2 से बड़ा है, यानी कि केवल 2 से बड़ा है साथियों, 5 सॉरी, तो 5 जो है ना केवल 2 नंबर से बड़ा है, ठीक है, और किसी से बड़ा है नहीं। तो जाहिर सी बात है हम नीचे से दूसरे नंबर पर रखेंगे। कह रहे कि 1 जो है ना ये केवल 4 से बड़ा है, 1 की अगर हम बात करते हो तो 1 यहां पर रखेंगे। 1 जो है ये केवल 4 से बड़ा है, किससे, सॉरी 6 से बड़ा है, तो 6 यहां पर आ जाएगा, है ना। 3 4 अन्य लड़कों से बड़ा है, 3 जो है ना 4 अन्य लड़कों से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि 7 4 से छोटा है, यानी कि 7 जो है ना ये 4 से छोटा है, ठीक है। चलिए देखिए मेरे पास यहां पर 3 जगह हैं और यहां पर कहने की जो 3 नंबर आएगा ना वो 4 अन्य लड़कों से बड़ा होगा। तो 3 को साथों हम कहां पर बना सकते हैं, मेरे हिसाब से 3 को यहां पर ही बनाना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4, 4 लड़कों से बड़ा है 3, तो ये पॉसिबल हो गया। अब यहां पर देख लीजिए 7 4 से छोटा है, यानी कि 7 जो है ना साथियों ये 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा हमने बना दिया किसको, 7 को, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सारे के सारे आपने तो बना लिए। अब सवाल पूछा जाए लड़कों में चौथा सबसे बड़ा कौन है, तो चौथा सबसे बड़ा आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए
पहला सबसे बड़ा 6, दूसरा सबसे बड़ा 1, तीसरा सबसे बड़ा 3, चौथा सबसे बड़ा 4 हो जाएगा। तो लड़कों में चौथा सबसे बड़ा 4 होगा। 4 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। समझ गए साथियों। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले 27 है, उसके बाद साथियों 54 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 84 है, उसके बाद 72 है, उसके बाद साथियों 144 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सातु अभी मैं आपको अपनी एक दिक्कत बताऊं, यानी कि मेरा जो समय चल रहा है साथियों वो ये चल रहा है कि एक लफ्ज को बोलने के बाद दूसरा लफ्ज बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही, बहुत तकलीफ हो रही है, गला साथ नहीं दे पा रहा है ना। पूरे सीजन तो सही चला सब कुछ, लेकिन सीजन के एंड में आके, सर्दी के एंड में आकर जो है वो मैं दिक्कत होगी साथियों, और थोड़ा सा बीमार टाइप का पड़ गया। इस वजह से आपको आवाज़ में भी कुछ चेंजेस लग रहे होंगे, जैसे पढ़ाता था वैसे पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं फुल एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। तो लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। आप सवालों को देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, सिर्फ आवाज में थोड़ी सी तब्दीली आपको लग रही होगी। चलिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको देखिए। देखिए 27 का दुगना होता है सातों 54, तो अगर 2 से गुणा कर दे ये हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमें 12 माइनस करना पड़ेगा। फिर 42 की अगर बात करें, 42 का 2 गुना होता है 84। अब यहाँ पर 84 से 72, फिर हमें 12 माइनस करना पड़ेगा। फिर 72 का डबल होता है सातों 144, यानी कि अब हमें 12 माइनस करना पड़ेगा। तो 144 में से 12 घटा दीजिए, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 14 में से 1 जाएगा, 13 बचेगा, यानी कि 132 यहाँ पर आएगा। और 132 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कह रहे हैं कि पुस्तक, पुस्तकालय, अध्याय और अनुक्रमणिका में जो आरेख बनेगा वो कौन सा बन सकता है? देखिए अगर हम बात करते हैं पुस्तकालय, पुस्तकालय तो बहुत बड़ा है, इसी के अंदर सारी पुस्तकें हैं, पुस्तकों के अंदर सारे अध्याय हैं, है ना। तो पुस्तकालय के अंदर मान लीजिए सातु क्या है, ये आपका पुस्तकें हैं। अच्छा, पुस्तकों के अंदर ही अध्याय होते हैं, और जो अनुक्रमणिका होती है जिसको इंडेक्स कहा जाता है ना, ये भी इसी के अंदर होती है। तो मैं कहूंगा कुछ ऐसा आरेख बनेगा, और ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथियों जो हो सकता है, उसके जरिए से जो आंसर निकल सकता है वो एक बार आप लोग बताने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जॉन एक निश्चित दूरी का 2/3 यहाँ पर होना चाहिए। क्या? 2/3, यानी कि एक निश्चित दूरी का 2/3वां भाग बाइक से यात्रा करता है, और जो बाकी की दूरी रहती है साथ उसको 6 किलोमीटर पैदल तय करता है। 6 किलोमीटर, यानी कि जो शेष 6 किलोमीटर बचती है दूरी उसको पैदल तय करता है। पूरी यात्रा में वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी कि कुल मिला के आपसे क्या पूछा जा रहा है? कुल मिला के आपसे साथियों दूरी पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि वो दूरी हम कितनी मान लेते हैं? वो दूरी हम x किलोमीटर की मान लेते हैं। इतनी? ये आपको थोड़ा सही लग रहा है? x के m तो नहीं लग रहा है? चलिए, उस दूरी की अगर हम बात करते सातों, उसको हम क्या मान लेते? उसको हम सातों x किलोमीटर की दूरी यहां पर मान लेते। अब यहां पर अगर बात कर, अब मुझे ये बताइए कि अगर 2/3 दूरी है ना, अगर ये टोटल x दूरी है, अगर हम टोटल में से 2/3 दूरी को घटा देंगे तो हमें शेष दूरी पता चल जाएगी। और शेष दूरी यहां पर कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर की दे रखी है। तो देखिए पहले x में से ये वाली दूरी निकालिए, तो 3x हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये भी यहां पर भी x आए, क्योंकि है तो ये इसी का ही भाग भाग।
तो 3x हो गया आपका, माइनस 2x हो जाएगा, बटे आपका 3 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा, यानी कि x बटे 3 यहाँ पर साथियों आ जाएगा। तो ये क्या निकली है, ये शेष दूरी निकली है। और यहाँ पर शेष दूरी 6 किलोमीटर आपको बताई जा रही है, यानी कि x बटे 3 की वैल्यू 6 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 की गुणा 6 से, यानी कि 18, यानी कि कुल दूरी जो निकल कर आई है वो 18 किलोमीटर की निकल कर आई है ना। तो हमने दूरी मान ली थी x हमने निकाल दिया 18 किलोमीटर, आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यानी कि यदि साधारण ब्याज के अंतर्गत 3,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 3600 हो जाती है, मूलधन दे रखा है और मिश्र धन दे रखा है, तो साधारण ब्याज बहुत आराम से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज क्या निकलेगा साथियों, 3600 में से 3,000 को निकालिए, है ना, कितना निकलेगा, साधारण ब्याज आपका 600 रुपए निकलेगा। ठीक है। उसके अलावा आपको साथियों 2 वर्ष यानी कि समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष का दे रखा है। आपको दर निकालनी है यहाँ पर, और दर कैसे निकालते, दर का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन में p इंटू टी। तो साधारण ब्याज कितना है, 600 है, गुणा 100 आ जाएगा, p कितना है साथियों 3,000 है, यानी कि मूलधन 3,000 है, समय 2 वर्ष है। इसको कैलकुलेट कर रहा जी, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस 3 से कट होगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 20 आ जाएगा, 2 से कट होगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि दर बराबर कितनी निकली साथियों, 10% निकली। और 10% कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है, एक दुकानदार 20% की आरंभिक छूट देने के बाद रेडियो पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है, यानी कि पहले 20% की देता है, उसके बाद 12% की देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य, अंतिम मतलब छूट देने के बाद विक्रय मूल्य जो उसको बेचता है वो 704 रुपए में बेचता है, तो अंकित मूल्य कितना होगा। मान लेते अंकित मूल्य x होगा, तो इस अंकित मूल्य पर पहले 20% की छूट दी गई, यानी कि इसको 80% में बेचा गया। उसके बाद 12% की छूट दी गई, यानी कि इसको 88% में बेचा गया, और दोनों छूटें देने के बाद ये वस्तु 704 रुपए में बेची गई। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंतिम विक्रय मूल्य तो ये 704 है, अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखिए 20 चौक और 20 पंजे हो जाएगा, 4 से कट होगा, ये आपका 25 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 704, ये 25 गुणा 5 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बटे क्या आ जाएगा, बटे आपका 88 आ जाएगा, है ना। अब ये 11 से कट होगा, 11 अट्ठे 88, 11 छंग 66, 11 चौक 44, अट्ठू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 25 पंजे 125 और गुणा 8, इसकी गुणा करा लीजिए, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 एकम 8, यानी कि 1000 आ जाएगा कुल मिला के। तो x कितना आया है, 1000 आया है, यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा साथियों, 1000 होगा, और 1000 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, एक रेलगाड़ी, है ना, किसी खंबे को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए मीटर में कितनी होगी। देखिए बहुत आसान सी अगर बात करें, यानी कि यहाँ पर चाल जो दे रखी है वो कितने की दे रखी है साथियों, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर चाल दे रखी है, या गति दे रखी है, बात एक ही है। समय की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर समय साथियों आपका 20 सेकंड का यहाँ पर समय दे रखा है। ठीक है, चलिए तो अब अगर बात करते हैं साथियों, आपसे क्या पूछी जा रही है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होनी चाहिए, एक तो चाल गुणा समय चाहिए होना चाहिए। मीटर में चीजें दे रखे हैं, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है।
है ना। तो इसको सातों आप क्या करिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। 90 किलोमीटर को तो बदलेंगे कैसे, 5/18 से गुणा करें। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, तो ये 4 आ गई। और समय कितना है, 20 सेकंड का समय है। तो लंबाई कितनी निकलेगी, 25 गुना 50 यानी कि 500 मीटर की लंबाई निकलेगी। किसकी, रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर होगी। और ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अंतिम सवाल है सातों ये, यानी कि 69 में एक वस्तु को बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि इसे 78 रुपए में बेचा जाए तो क्या लाभ होगा या हानि होगी, बताइए जरा। देखिए 8% की हानि हो रही है, यानी कि इसको 92% में बेचा जा रहा होगा। तो जब 92% में बेचा जा रहा है तो वो 69 रुपए की बेची जा रही है ना। यानी कि 78 रुपए में बेची जाए तो क्या होगा, तो देखिए 69 रुपए में बेची जा रही तो 92% में जा रही है। तो अगर 92/69 कर देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। यानी कि अगर 1 रुपए में बेची जाए तो 92/69 आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि 78 रुपए में बेची जाए तो इसकी 78 से गुणा करिए, तो फिर इसकी भी साथ 78 से गुणा करिए, आपको पता चल जाएगा 78 रुपए में बेची जाए तो वो कितने प्रतिशत में बिकेगी। एक बार इसको आप कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए 3 से कट करें साथियों, 3 दूना 6, 3 छंग 18, 3 दूना 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना। तो इसको कट करा लीजिए साथियों। देखिए 23 की अगर बात करें, अगर हम इसको भाग करते हैं साथियों 92 से, तो मेरे हिसाब से 23 चौक होते हैं साथियों 92, है ना। 23 चौक 92, 26 की 4 से कराओगे तो 104 आ जाएगा। यानी कि जब इसको 78 रुपए में दिया जाता है तो ये 104% में जाकर बिकती है। तो भाई साहब 100% की वो चीज लाया था, 104% की बिक रही, यानी कि 4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4% का लाभ हो रहा है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे सातों आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखे। अच्छा, वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया था कि एक पीडीएफ आपको दी जा रही है, एक नहीं बल्कि 3 आपको पीडीएफ दी जाएंगी। एक 10 मॉडल पेपर की, एक जो एसएससी जीडी के पुराने पेपर हो चुके हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, हिंदी के, उनके सॉल्यूशन के साथ सब कुछ दिया जा रहा है। 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं वो भी साथ सॉल्यूशन के साथ आपको दिए जा रहे हैं। तो वो 10 मॉडल पेपर आप कम से कम वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मेरे हिसाब से मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस वहां पर दिए गए जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। सरसरी निगाहों से देख सकते, एक बार देख लीजिएगा साथियों पूरी पीडीएफ को, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन सब देख लीजिएगा। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, वहां पर क्लिक करेंगे, वहां पर आप पेमेंट करवाएंगे तो पेमेंट कट जाएगा। उसके बाद टारगेट सिलेक्शन ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। पेमेंट कटेगा तो डाउनलोड करने का ऑप्शन खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। कंटेंट वाले सेक्शन में जाकर साथियों वो चीज आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो एक तो वो काम कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ऑल क्लासेस का लिंक भी मैंने दे रखा है, तो ऑल क्लासेस को भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।